आज हम लोग शुरू करते हैं अब सर्कुलर मोशन का सेकंड लेक्चर। L2 सर्कुलर मोशन, और हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब कृपया कुछ देर तक पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस बनाइए रखिए। हम लोग अब सर्कुलर मोशन का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। सर्कुलर मोशन के लेक्चर को 3 भाग में बांटा गया है: काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी। वहीं खड़े रह के सुनो क्लास, आज वहीं खड़े रहो। काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और वर्क पावर एनर्जी ऑफ सर्कुलर मोशन। और काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जो होता है उसमें जो भी थ्योरी है वो हम लोग कर लिए हैं। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में जो भी थ्योरी है वो हम लोग किए थे पिछले क्लास में। तो आज उसी के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और जितना भी थ्योरी पढ़ाया था मैंने सब फॉर्मूले को वापस हम लोग रिकैप करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। लिखिए सवाल: द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल executing circular motion the speed of a particle executing circular motion varies with time as v is equals to 4t and the radius of circle is 2 meter. If the mass of particle is 2 kg, then find first part of the question, centripetal acceleration. Second part, centripetal force. Tangential acceleration. Next, tangential force. Next, net acceleration, A net. Next, angular acceleration. नेक्स्ट, सारा चीज हम एक ही क्वेश्चन में करा देंगे। नेट एक्सलेशन, एंगुलर एक्सलेशन और लास्ट द एंगल मेड बाय नेट एक्सलेशन विथ वेलोसिटी और एक पार्ट और d by dt of v और एक पार्ट और d by dt of small v का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख देते हैं ताकि जितना बात बताए थे सब याद हो जाए। ठीक है, रिकॉल हो जाए। तो पहले थोड़ा सा समय देते हैं 5 मिनट। अगर सब लोग अच्छे से किए होंगे पहला लेक्चर तो ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। जैसे इसमें एक लाइन छूट गया, एट t is equals to 2 seconds. इतने पैरामीटर्स आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो चलिए ट्राई कीजिए कुछ लोग। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि सर्कुलर मोशन जो था उसको हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। कितने टाइप में? 2 टाइप में। सर्कुलर मोशन 2 तरह का था। पहले का नाम हम लोग क्या लिखे थे?
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते थे? जिसमें स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल होगा, क्योंकि पार्टिकल घूम रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या है? चेंज हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा क्या होता है? वेरिएबल होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो। लेकिन स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड कांस्टेंट? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन है, इस इंस्टेंट पे अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो इस इंस्टेंट पर भी उसका स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन वेलोसिटी कितना है? देखो यहां पे वेलोसिटी कितना लिखेंगे? 5j कैप। यहां पे वेलोसिटी क्या लिखेंगे? -5i कैप। यहां पर स्पीड क्या कहेंगे? 5। यहां पर भी स्पीड, स्पीड कांस्टेंट की वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल होता है और स्पीड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कब? अगर वो कौन सा सर्कुलर मोशन हो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल है। वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वेलोसिटी वेरिएबल क्यों है, क्या वेरी कर रहा है वेलोसिटी का, तो कहेंगे मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन। वेलोसिटी वेरिएबल है क्यों? बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन। और जब वेलोसिटी वेरिएबल होता है, जब वेलोसिटी वेरिएबल होता है, तो वेलोसिटी वेरिएबल का मतलब क्या होगा? यहां पे एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? और यह वह एक्सेलरेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो वह एक्सेलरेशन जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करे, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करवाता है, मैग्नीट्यूड को नहीं। इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला लिखे थे v²/r। और यहाँ पे v स्पीड है, क्योंकि स्पीड का ही स्क्वायर कर सकते हैं। r क्या है? रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ लगता है। यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके तरफ इधर लगेगा, यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके तरफ इधर लगेगा। अब ये बताओ, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है इस केस में, क्योंकि 5 तो v का वैल्यू फिक्स है, r भी फिक्स है। मैग्नीट्यूड वाइज फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन वाइज वेरी कर रहा है। और एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर की स्केलर। तो जब भी एक्सेलरेशन बोलेंगे तो आप वेक्टर डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे कहेंगे एक्सेलरेशन है इधर की तरफ -i कैप में, यहाँ पर -j कैप में। तो एक्सेलरेशन तो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में इस केस में कांस्टेंट है, लेकिन पूरे के पूरे वैल्यू के साथ देखा जाए, डायरेक्शन के साथ देखा जाए तो वेरिएबल है। तो पहला बात हम लोग ये सीखे कि सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है। एक को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरे को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको कहते हैं जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको कहते हैं जिसमें स्पीड वेरिएबल हो। स्पीड क्या हो? और यहां जो सवाल दिया गया है, इस सवाल में ये कह रहा है कि जो स्पीड है पार्टिकल का वो कितना लिखा हुआ है? 14। तो ये बताइए, स्पीड कांस्टेंट दिख रहा है आपको कि वेरिएबल दिख रहा है? वेरिएबल। कैसे दिख रहा है वेरिएबल? क्योंकि t के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग इक्वेशन का मतलब ही होता है वेरिएबल। अगर v लिखा रहता 5 मीटर पर सेकंड तो कहते हैं कांस्टेंट, तब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये कैसा सर्कुलर मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब? कि यहां पे दोनों चीज चेंज होगा, डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, दूसरा मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। डायरेक्शन को तो वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही चेंज कराएगा, जो मैग्नीट्यूड को चेंज कराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस सिचुएशन को अगर हम दिखाएं तो ये देखिए, ये सर्कुलर मोशन है, ये सेंटर है, इस सर्कल का रेडियस कितना है?
2 मीटर और किसी इंस्टेंट पे इसका जो वेलोसिटी है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, किसी इंस्टेंट पे इसका स्पीड है वो कितना है 4t। तो यहां पर दो एक्सलेशन होंगे और एक एक्सलेशन तो सेंटर की तरफ लगेगा जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कहेंगे, और दूसरा इस वेलोसिटी की तरफ लगेगा जिसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सलेशन कहेंगे। अब सबका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का फॉर्मूला देखो, अभी लिखे सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बाय r। AC कितना होता है v स्क्वायर बाय r, या इसी को ओमेगा स्क्वायर r भी कहते हैं। ओमेगा को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और v और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। v को लीनियर स्पीड कहते हैं, v को क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर स्पीड, और ओमेगा को क्या कहते हैं हम लोग, एंगुलर स्पीड, और r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय r, मतलब स्पीड लिखिए उसका स्क्वायर करिए, रेडियस से डिवाइड कर दीजिए। तो स्पीड तो पता ही हम लोगों को कितना 4t, इसका स्क्वायर करोगे इतना कितना हो जाएगा 16t स्क्वायर बाय रेडियस कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 8t स्क्वायर, और t का वैल्यू दिया हुआ है कितना यूज कर लेना है, t आपको 2, तो 2 यूज कर लीजिए, तो 2 दूनी 4 8 चौके 32, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन हो गया। हम लोग जानते हैं एक्सलेशन कौन प्रोड्यूस करता है, फोर्स। फोर्स होगा तभी एक्सलेशन हो सकता है। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन सेंटर की तरफ लगता है, ये क्यों सेंटर की तरफ लगता है, क्योंकि सेंटर की तरफ एक फोर्स होता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सलेशन। तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन। मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर बाय r। इसी को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब याद कीजिए, इलास्टिसिटी में बात कर रहे थे ना हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r। वही दिन से आप लोग सोच रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर बाय r। आज प्रूफ समझ में आ गया होगा आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन v स्क्वायर बाय r होता है, और वो कैसे होता है प्रूफ करके दिखाए थे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं। जितना फोर्स हम लोग पढ़े हैं उसी में से कोई फोर्स जो नेट फोर्स लेगा सेंटर की तरफ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे मान लीजिए एक धागे से एक पार्टिकल को घुमाया जाए, तो पार्टिकल पर धागे के द्वारा टेंशन लगेगा, वो टेंशन किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। एक पार्टिकल को स्प्रिंग से बांध के घुमाओ, तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और पूरे सर्कुलर मोशन का एक थीम अगर चुनना हो तो वो यही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखने का तरीका ये है कि आप नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लिखिए, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लिखिए, और उसको किसके बराबर कर दीजिए, mv स्क्वायर बाय r। उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन कहते हैं। तो खैर सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग को निकालना है, तो बहुत आसान है निकालना। फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर बाय r। तो मास कितना है, कहां गया मास, ये रहा मास। मास है 2 kg, और बाकी v स्क्वायर बाय r तो निकाले चुके 32, तो 32 दूनी 32 इंटू 2 64 न्यूटन, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू। अगला चलिए, टेंजेंशियल एक्सलेशन। जब कोई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो यहां पर दो एक्सलेशन होते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल, देखिए ये वाला जो दिखाए थे, और दूसरा टेंजेंशियल एक्सलेशन। और टेंजेंशियल एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है d बाई डी टी ऑफ v। स्पीड का डिफरेंशिएशन हमें कौन सा एक्सलेशन देता है, टेंजेंशियल एक्सलेशन। याद रहे, स्पीड का डिफरेंशिएशन कौन सा एक्सलेशन देता है, टेंजेंशियल एक्सलेशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ 4t, d बाई डी टी ऑफ 4t। तो 4 कांस्टेंट है बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सलेशन कितना हो गया, 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है यहां तक। आगे टेंजेंशियल फोर्स,
तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कोई फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, इधर लग रहा होगा इसको, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू, तो टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना लिखेंगे, मास कितना है 2 kg, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है 4, तो 4 दूनी 8 न्यूटन। नेट एक्सेलरेशन देखिए, AC ऐसे लग रहा है और AT ऐसे लग रहा है, दोनों का नेट इधर बीच में होगा, और नेट एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, √AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, तो जगह √AC स्क्वायर 32 का स्क्वायर 1024 प्लस AT स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा 1040, और इसका रूट कितने के आसपास होगा 32.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली उतना ही होगा। अब आइए एंगुलर एक्सेलरेशन, देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से ही रिलेटेड है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, या उल्टा भी कह सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन के वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। टर्म्स को समझिए अच्छे से, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, अल्फा से, और एंगुलर एक्सेलरेशन का लेना किससे है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से, और दोनों में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन है, AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू R अल्फा, क्या फॉर्मूला है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू R अल्फा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये मैंने बताया था पिछले क्लास में। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू R अल्फा होता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हम लोग को पता है कितना 4, बोलो रेडियस कितना है 2, तो अल्फा नहीं निकल जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये निकल गया। अगला पूछा है द एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विथ वेलोसिटी, तो आप देखिए अगर वेक्टर डायग्राम दिखाएं, ये AT है ये AC है, तो इस तरह से नेट एक्सेलरेशन होगा, बोलो इसको ऐसे मिलाए होंगे, इसको ऐसे मिलाए होंगे, तो नेट एक्सेलरेशन का किसके साथ एंगल पूछ रहा है, वेलोसिटी किधर होता है, इधर ना, ये वाला एंगल, इस एंगल को मान लो फाई कह रहे हैं, तो बताइए ये लेंथ कितने के बराबर है, ये वाला लेंथ ऐसे जो है AC के बराबर है, AC के पैरेलल है ना, बताओ tan फाई क्या लिखोगे, AC बाय AT, क्या लिखोगे tan फाई, tan फाई लिखेंगे AC बाय AT, AC कितना 32 और AT कितना 4, तो ये हो जाएगा 8, therefore phi is equals to क्या हो जाएगा tan इनवर्स 8, ये इस पार्ट का आंसर हो गया। और आखिरी 2 पार्ट, ये लिखा हुआ है d/dt ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या देता है, एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन होता है, नेट एक्सेलरेशन। तो d/dt ऑफ ये वेलोसिटी लिखा हुआ है, कैसे पता है वेलोसिटी लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर में क्या दिया है, एरो, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देता है, नेट एक्सेलरेशन, ए नेट देता है, ए नेट तो हम लोग निकाल ही चुके थे, ये मतलब d/dt ऑफ v वेक्टर क्या देगा, ए नेट, ये आंसर लिखेंगे 32.5, जबकि यहां क्या लिखे अगला, d/dt ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं, स्पीड, तो स्पीड का डिफरेंशिएशन क्या देता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देखो लिखा है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, d/dt ऑफ v जो कि स्पीड है, तो स्पीड का डिफरेंशिएशन क्या देता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इस पार्ट का आंसर कितना होता, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, इतना तो ही तो है सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स में, इतना पॉइंट आप याद रखिए तो आपका काम बन जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है, एक सवाल फिर से ऐसा ही वाला दे, खाली ये वाला इक्वेशन चेंज करके, सब यही पैरामीटर निकाल लेंगे आप लोग, पक्का, इसको लिखो पहले, चलिए तो अब हम लोग जितना भी बात पढ़े हैं इसके ऊपर कुछ सवाल कर लें, तो हम लोग का काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन समाप्त हो जाएगा। आपके पैकेज में कुछ 2 अच्छे सवाल और 1-2 बेसिक सवाल दिए हुए हैं, तो ये हम लोग 2, 3, 2, 5, 6 सवाल कर लेंगे अभी अगर हम लोग का काइनेमेटिक्स मोटा मोटी सर्कुलर मोशन का समाप्त हो जाएगा। बाकी 1-2 टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग को आगे मिलेगा पैकेज के सवाल में। वर्क पर एनर्जी में एक जगह मिलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर,
तो वो हम लोग करेंगे। जैसे अभी एक मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी निकालना, वो एक कॉन्सेप्ट है, वो लोग अलग करेंगे। बाकी मोटा मोटी इतना जो है उतना ही काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है। तो चलिए पहला सवाल लिखिए, ये आपके एग्जांपल नंबर 22 पे दिया हुआ है। काइनेमेटिक्स का पैकेज में अगर आपको याद हो तो सर्कुलर मोशन इंक्लूडेड था, लॉज ऑफ मोशन के पैकेज में भी था। तो आज हम काइनेमेटिक्स का पढ़ा रहे हैं, तो काइनेमेटिक्स के पैकेज में जितना सीपीपी पे सवाल है, एग्जाम्पल में सवाल है, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहता है जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट वाला, वो सारा क्वेश्चंस में जहां जहां सर्कुलर मोशन है सब हम अभी क्लास में करा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि सबका सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स एक साथ खत्म हो जाए। अगले क्लास में हम लोग जो लॉज ऑफ मोशन वाला पार्ट है वहां पे डायनेमिक्स वाला पार्ट करेंगे। डायनेमिक्स वाला पार्ट में मतलब थ्योरी कम है, थ्योरी खत्म हो गया यहीं पे। डायनेमिक्स में खाली सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखना पड़ेगा अलग अलग एग्जांपल्स में हम लोग को, ठीक। तो चलिए मेरे साथ पहला सवाल लिखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सवाल का आंसर सब लोगों का आ जाना चाहिए। लिखिए पहला सवाल, ये आपके एग्जांपल 22 पे है। अ पार्टिकल मूव्स in a circle, a particle moves in a circle of radius 0.5 meter, of radius 0.5 meter with linear speed of 2 meter per second. Find its angular speed. Find its angular speed. अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना रोते हुए आते हैं मेरे पास सर्कुलर मोशन, सर याद ही नहीं रहता है कि कौन सा लीनियर स्पीड है, कौन सा एंगुलर स्पीड है। तो मूर्खों, ऐसे मूर्खों के लिए सीधा सा एग्जांपल है। जैसे मान लो ये लीनियर स्पीड यहाँ तो कह दिया है, लेकिन मान लो सिर्फ स्पीड कहता, तो आप किसको देखिए, यूनिट को। अगर यूनिट मीटर पर सेकंड में है तो मतलब वो v है, अगर यूनिट रेडियन पर सेकंड में है मतलब वो ओमेगा है। फिर बोलते सर एक्सलेशन देख के फीलिंग नहीं आता कौन सा क्या है। तो अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है तो या तो सेंट्रीपिटल या तो टेंजेंशियल या तो नेट होगा, और अगर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में है तो वो क्या है, अल्फा, ठीक है। और अल्फा से क्या निकाल सकते हैं, अल्फा किससे रिलेटेड है, टेंजेंशियल एक्सलेशन। इस बात को याद रखना है, अल्फा कोई अलग चीज नहीं है। चलिए सवाल करिए सब लोग। और दूसरा सवाल है, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। बात नहीं, खुद से ट्राई करना। ये सवाल भी अगर डिस्कस करके कर रहे हो तो नालायक हो। दोनों सवाल खुद से करिए। मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर, सॉरी ऑफ रेडियस 2 मीटर, varies with time as v is equals to t square, where t is in seconds and v is in meter per second. Find radial, tangential and net acceleration at t is equals to 2 seconds. At t is equals to 2 seconds. अगला सवाल, a stone of mass 0.3 kg is tied to the end of a string in horizontal plane, is reeled around a circle of radius 1 meter with 40 revolution minute inverse. Calculate tension in string. Calculate tension in string.
Calculate tension and strain. What is maximum speed? What is maximum speed what is maximum speed with which the stone can be railed? With which the stone can be railed if the string can withstand maximum tension of 200 न्यूटन। ये 3 सवाल हम लोगों को करने हैं। चलिए पहला सवाल सब लोग का आ गया आंसर। पहले सवाल में क्या है देखिए, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, तो क्या दिया हुआ है हम लोग को, आर दिया हुआ है भाई, विथ लीनियर स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या दिया हुआ है, v। और आपसे क्या पूछा है, एंगुलर स्पीड बताइए, मतलब ओमेगा पूछा है। इससे आसान सवाल क्या ही हो सकता है, कभी भी एग्जाम में आएगा, स्कूल में आ सकता है। तो क्या क्या दिया हुआ है, वी आर, और क्या पूछा है, कौन सा फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू ओमेगा। तो v पता है 2, ओमेगा इंटू 0.5 मतलब 1/2, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 4 रेडियन पर सेकेंड आंसर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है एक पार्टिकल, इसका स्पीड है v t स्क्वायर के बराबर, तो ये कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब इसमें सारे एक्सेलरेशन होंगे, रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, और आपसे क्या पूछा है, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन मतलब जो रेडियस के तरफ लगता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 नाम है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 नाम है, तीनों नाम याद रखिएगा। उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं क्योंकि वो रेडियस की तरफ लगता है, इसलिए उसी को रेडियल भी कहते हैं। और सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो रेडियस ही होता है। आप अगर अपना क्लास 10th याद करो तो सर्कल में पढ़े थे, सर्कल का एक प्रॉपर्टी कि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो उस रेडियस को हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं। तो जब भी रेडियल कहे ना, इसका मतलब समझना है कौन सा एक्सेलरेशन निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब AC निकालना है। और क्या निकालना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब AT निकालना है। और क्या निकालना है, नेट एक्सेलरेशन मतलब A नेट निकालना है। और क्या निकालना है, नहीं दिया हुआ, तो ऑल्सो फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ऑल्सो फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सब लोग पुट करके निकालिए सारा। सेकंड वाला सवाल देखिए, v कितना दिया हुआ है, t स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि स्पीड क्या है, वेरिएबल है। पहला काम हम लोग करेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, d बाई dt ऑफ स्पीड, मतलब d बाई dt ऑफ स्पीड। तो दिया हुआ हम लोग कितना, t स्क्वायर। तो बताइए t स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है, 2t, और t का वैल्यू कितना यूज करना है, 2 सेकंड। अच्छा कुछ लोग पता है गलती क्या करेगा, सर t का वैल्यू 2 सेकंड दिया हुआ ना, तो 2 यहां पुट कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, मतलब स्पीड हो गया 4, और स्पीड 4 हो गया सर, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे हुआ, 4 तो कांस्टेंट ना होता है, और सर 4 का डिफरेंशियल तो 0 होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, उसको मार्क्स में मिलता है 0, है ना। ऐसा कोई 0 नहीं ना आप लोग में, आप लोग सब हीरो है ना। चलिए बढ़िया, तो 2t, t का वैल्यू रख दीजिए 2, तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर इसका स्क्वायर मतलब t का पावर 4 बाय r, तो t का पावर 4, t है 2, 2 का पावर 4 कितना होगा, 16, बाय रेडियस कितना है 2, तो AC हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन, A नेट क्या क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, तो अंडर रूट AC स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64
प्लस 80 स्क्वायर, 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा रूट 80, और रूट 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 रूट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया टेंजेंशियल, सॉरी ये हो गया नेट एक्सेलरेशन। और क्या पूछा आपसे, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, अल्फा को। क्या फॉर्मूला होता है हम लोग के पास, AT इज इक्वल्स टू आर अल्फा। तो AT कितना दिया हुआ है 4, और R कितना दिया हुआ है 2 इंटू अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये बिल्कुल उसी जैसा सवाल था कि नहीं था, इसको लिखिए, फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ये वाला बनाइए। ठीक है, बनाइए। ध्यान दीजिए सब लोग, अब सब लोग का ध्यान यहाँ होना चाहिए, समझिए। एक स्टोन है, उसका मास कितना है 0.3 kg, उसको टाई कर दिए, मतलब बांध दिए हैं टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, एक धागे से उसको बांध दिए। ठीक है, अब समझिएगा एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट सा, इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। दो वर्ड बहुत बार मिलेगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन और दूसरा होगा वर्टिकल प्लेन। जब भी हम कहें वर्टिकल प्लेन, मतलब आप समझिएगा मेरा बोर्ड जो है वो किसमें है, वर्टिकल प्लेन में। जब कोई चीज वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता है, ऐसे अगर मान लो रोटेट करेगा तो उस पर mg काम करेगा, और इस चीज को हम लोग वर्टिकल सर्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल सर्कल। ये हम लोग अलग से वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे, उसमें बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे कौन सा प्लेन है, जो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन समझना होगा, अपना जो डेस्क है, बेंच है, वो समझिए। आपका बेंच कौन सा प्लेन हुआ, अगर कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है तो mg नीचे लगेगा और उस पर नॉर्मल ऊपर लगेगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, तो नॉर्मल किसको बैलेंस कर लेगा, mg को। ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात। ये कौन सा प्लेन है, क्या मैं इसको डायग्राम बना के दिखाऊं, चलिए बनाते हैं। देखो, जहां भी 3D चीज समझना होगा तो हम अपने फेवरेट चेयर को याद करेंगे। ये देखो, एक मेरा फेवरेट चेयर है जिसमें 3 पैर है, और अब पुराना हो गया है तो थोड़ा टूट फूट गया है। ये समझ में आ रहा आप लोग को, नहीं समझ में आ रहा। ये देखो y एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है, और ये वाला, ये आप ये चीज बोर्ड के प्लेन में है कि बोर्ड के प्लेन से बाहर है, बाहर है। मतलब ये चीज ऐसे है, ऐसे निकला हुआ है, लेकिन उसको हम आइसोमेट्रिक व्यू में आपको दिखा रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू। कोई 3 डायमेंशनल चीज को कोना से देख करके, टेढ़ा देख करके बोर्ड के एक प्लेन में दिखाने को आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। आपको फीलिंग 3D जैसा आ रहा होगा, देख करके फीलिंग कैसा लग रहा होगा, 3D जैसा, लेकिन ये है किसमें, 2D। तो अगर मैं कहूं कि एक सर्कुलर पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ये सर्कल नहीं बना हुआ है, ये ओवल बना हुआ है, लेकिन आपको फीलिंग सर्कल जैसा आ रहा है ना, बोलो। तो ये देखिए धागा है, और ये वो पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है v वेलोसिटी से, v स्पीड से, सॉरी, इस तरह से घूम रहा है। इसका रेडियस ऑफ सर्कल ये है, और ये क्या है, धागा। तो अगर हम इसका FBD बनाए तो इस पर टेंशन T इधर की तरफ लगेगा। सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स होना मस्ट नेसेसरी है। बिना सेंट्रिपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। आप में से पूछ सकते सर ऐसा क्या है, ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो वेलोसिटी चेंज करेगा। वेलोसिटी चेंज करेगा कि नहीं करेगा, क्यों चेंज करेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए एक्सेलरेशन होना चाहिए, और वो एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अपने आप थोड़ी आ जाता है, उसके वो तो किसी फोर्स की वजह से आता है। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कैसे आएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से। और यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कौन करेगा, टेंशन। सेंट्रिपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, हम लोग जितना फोर्स पढ़े हैं उसी में से कोई फोर्स कौन सा काम करेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स का। और जैसे ही ये सब बोल रहे हैं ना, तो हम लोग धीरे धीरे डायनेमिक्स पढ़ना शुरू करना कर दिए हैं। इंट्रो शुरू हो गया डायनेमिक्स का। डायनेमिक्स में यही काम करना होता है, FBD बनाइए और सेंटर के तरफ कौन सा फोर्स है वो देखिए, उसी को क्या कहेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स, और वो किसके बराबर कर दीजिए, mv² बाय r के बराबर।
इसका वेट देखो mg नीचे लग रहा होगा, इस तरह से इसका वेट mg नीचे लग रहा होगा। थोड़ा सा हम और 3D आपको दिखाने की कोशिश करें, ये देखिए इसका वेट mg नीचे लग रहा होगा और इस पार्टिकल पर नॉर्मल ऐसे ऊपर लग रहा होगा, और ये नॉर्मल क्या कर लेगा, mg को बैलेंस कर लेगा। और इसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इस प्लेन को क्या बोलेंगे, अगर कोई ऐसे घूम रहा होता तो उसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। CAL होता है कि CLE होता है, पक्का, ठीक है, वर्टिकल प्लेन। तो देखिए यहां पर जो टेंशन लग रहा है वो किसके ऐसा काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। यहां पर टेंशन किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो टेंशन हियर, टेंशन एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। मतलब T का वैल्यू कितना होगा, mv²/r या m ओमेगा²r के बराबर। और ये जो हम लोग लिखे इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट थीम जो है वो यही है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। आप सेंटर की तरफ फोर्स लिखिए और वो किसके बराबर कर दीजिए, mv²/r या m ओमेगा²r के बराबर। अब चलिए यहाँ पढ़ते सवाल क्या लिखा हुआ है, इज रिल्ड, रिल्ड मतलब होता है घुमाना, रिल्ड राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। मतलब इसमें रेडियस r का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 मीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, विथ 40 ReV मतलब होता है रिवॉल्यूशन, और मिनट इनवर्स मतलब पर मिनट। इसको हम लोग पढ़ते हैं 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको क्या पढ़ेंगे, 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। कुछ लोग इसी को शॉर्ट में बोलते हैं RPM। सुना लग रहा है, 40 RPM। कार चलाए होगे तो कार में ना जब स्टार्ट करते हैं तो RPM दिखाता है कि आपका चक्का कितना स्पीड से घूम रहा है। चक्के का रोटेशन मतलब 1 मिनट में वो कितना बार रिवॉल्व करेगा, उसे वो क्या बोलते हैं, RPM। RPM को जनरली हम लोग कैपिटल N से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल N से। और RPM दिया हुआ है मतलब ओमेगा दिया हुआ है। अगर RPM दिया हो तो मतलब क्या दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है। RPM से ओमेगा निकालने का फॉर्मूला होता है, ओमेगा होता है 2πn/60 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है, 2πn/60। ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत यूज होता है। और अभी के लिए फॉर्मूला याद रखिए, कभी कोई डायरेक्ट ओमेगा ना देके क्या दे देगा आपको, RPM। तो RPM से ओमेगा कैसे निकालेंगे, 2πn/60। ये मत सोचिए कि कोई बहुत खतरनाक काम किए हैं, ये बहुत खतरनाक काम नहीं है भाई। 40 RPM का क्या मतलब कि 1 मिनट में वो कितना बार घूम गया, 40 बार। भाई 1 मिनट में अगर 40 बार घूमा तो कितना एंगल चला होगा, 40 × 2π, बोलो ये ना चला होगा। तो कितना एंगल चला, 40 क्योंकि n है × 2π, इतना एंगल चला, इतना रेडियन चला ना, डिवाइडेड बाय टाइम 60, वही रेडियन पर सेकंड लिखा। तो बहुत खतरनाक काम नहीं किया। तो RPM दिया होगा तो ओमेगा निकालने सीख गए आप। कभी कभी जैसे यहाँ पे तो रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है, कभी कभी क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन पर सेकंड देगा, रिवॉल्यूशन पर, इसको शॉर्ट में हम लोग RPS कहेंगे और N से लिखेंगे, स्मॉल n से। किससे लिखेंगे, स्मॉल n से। और ये पर सेकंड होगा, इसलिए ओमेगा का फॉर्मूला होगा सीधा सीधा 2πn रेडियन पर सेकंड। क्योंकि यहां पर सेकंड है, 1 सेकंड की बात है, इसलिए 60 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो एक बात ये ध्यान में रखना है कि ओमेगा RPM क्या होता है, ओमेगा कैसे निकालते हैं वो ध्यान में रखना है। तो निकाल लीजिए ओमेगा भाई, 2πn का वैल्यू 40/60, इतना रेडियन पर सेकंड। 0 0 कटा, 2 से 3 बार में कटा, तो 4π/3 रेडियन पर सेकंड, ये हो गया ओमेगा। आगे चलिए, कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। पहला पार्ट तो सवाल का ये पूछा कि बताइए टेंशन कितना, तो वेरी इजी, T = ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि ओमेगा दिया हुआ है। M कितना, मास 0.3 मतलब 3/10, बोलो ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए तो 4 का स्क्वायर पहले 16 होता था,
3 का स्क्वायर 9 और पाई स्क्वायर 10 होता है। पाई स्क्वायर कितना होता है 10, याद रखना ही बात। R 1, तो इतना न्यूटन। टेंशन हो जाएगा, इसको काट पीट करिए, आंसर आ जाएगा। 10 से 10 कटा, 3 से ये 3 बार में 16/3, 5.15 तो 5.3 न्यूटन। टेंशन कितना हो जाएगा 5.3 न्यूटन। ये पहला आंसर हो गया। अब कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टोन कैन बी ड्रिल्ड इन द स्ट्रिंग विथ स्टैंडिंग मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन। समझिए, आप सोचिए एक धागा ले, उसे एक पार्टिकल बांध दे और घुमाओ, बहुत तेजी से घुमाओ, घुमाते चलो और तेज करते जाओ, क्या होगा? एक समय वो धागा टूट जाएगा। क्या होगा? वो धागा का एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। उतना वो झेल सकता है, उससे ज्यादा पे वो क्या होगा? टूट जाएगा। तो आप सोच के देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे जैसे तेजी से घुमा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। देखिए, बोलो, वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब टेंशन भी बढ़ते 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 बहुत ज्यादा जब वेलोसिटी हो जाएगा, टेंशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा। बोलेगा देख भैया इससे ज्यादा वेलोसिटी मत करना, और मान लो तुम उससे भी ज्यादा किए वेलोसिटी, तो क्या होगे? फेंका जाओगे। और वो पार्टिकल किधर फेंकाएगा? धागा टूटेगा, पार्टिकल किधर फेंकाएगा? मतलब सेंटर के तरफ कि सेंटर से दूर के तरफ? दूर के तरफ, उधर साइड फेंकाएगा, है ना? ऐसा सही में होता है। कभी बचपन में साइकिल चलाते वक्त बहुत तेजी से टर्न लिए थे, वहां भी यही होता है। फ्रिक्शन का एक लिमिट है, कभी देखिए गाड़ी अगर बहुत ज्यादा टर्न लो ऐसे, तो फ्रिक्शन जो होता है वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। हम लोग पढ़ेंगे टर्निंग ऑन सर्कुलर रोड, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो वहां बताएंगे जो फ्रिक्शन होता है ना, वही हम लोग को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि टर्न कर सके। इसलिए लिखा होता है टर्निंग पे गति सीमा 20 किलोमीटर/आवर, आगे तीखा मोड़ है, लिखा रहता ना, शार्प टर्न अहेड, गति सीमा स्पीड लिमिट इतना किलोमीटर/आवर, मतलब उतना तक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन फ्रिक्शन का तो औकात था, याद करो, उससे ज्यादा स्पीड से चल गए तो क्या होगा? किधर फेंकाएंगे? सेंटर के तरफ कि सेंटर से दूर? सेंटर से दूर। और बगल में क्या है? खाई, उसमें गए, राम नाम सत्य है, सबका यही करते। खैर, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड बताइए। जब स्पीड मैक्सिमम होगा तब टेंशन भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम जो वो झेल सकता है, और वो दे दिया है। कितना मैक्सिमम टेंशन झेल सकता है? 200। पुटिंग द फॉर्मूला, गेटिंग द आंसर, कि भाई जब टेंशन कितना हो जाएगा 200, मास तो अभी भी 3/10 है, तब V कितना होगा बताना है। और R का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 से तो मतलब है नहीं हम लोग को। इसको इधर भेज दे तो 2000/3, 2000/3। आपको एलसीएम रूट निकालने आता है 2000/3 का? हम निकाल के दिखाए। 2000 का पहले कैसे निकालोगे? तो पहले सोचो 100 का कैसे निकालेंगे? 10, 100 निकाल लिए 2000 में से, तो बचा कितना? 20। 20 से कैसे निकालेंगे? 4 × 5 होता है 20, तो 2√5, और √5 एक बार कहानी सुनाए थे 2.23 होता है ना? बटा 3 नीचे, और 3 का रूट 1.7, है ना? याद है ना आप लोग को? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम रफली सॉल्व करके बता देते हैं। 10 दूनी 20, ये 20 हो जाएगा, और 20 दूनी 40, 44 हो जाएगा, और 44 से 17, 17 दूनी 34, 7 70, 17 चौके 68, तो 24-25 के आसपास आंसर होगा वेलोसिटी, 24 के आसपास। तो आंसर है 25.82 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लीजिए, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये सवाल समझ में आया सब लोगों को? अच्छे से सवाल को लिखिए, पक्का? अच्छा, ये कैसा सर्कुलर मोशन था? यूनिफॉर्म। देखिए इसका ओमेगा कितना लिखा हुआ, मतलब जो n है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये 40 क्या है? कांस्टेंट है ना, मतलब जो भी आरपीएम हो, आरपीएम अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, ओमेगा कांस्टेंट है तो वी भी कांस्टेंट होगा, वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। तो ये कांस्टेंट है, इसलिए कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम लोग को 90% केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही पढ़ना है।
लेकिन 10% केस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी पढ़ना है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। एक बात और अगली क्लास में मैं बताऊंगा बहुत डिटेल में, जब डायनेमिक्स वाले क्वेश्चन पाएंगे, तो जब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तब एक ही इक्वेशन लिखना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा ना, इधर की तरफ होगा, वो इस वाले एक्सिस में, इस वाले एक्सिस में एक और एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल, तो इधर की तरफ भी हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब पढ़ेंगे तो ये दोनों इक्वेशन सिखाएंगे आपको। अगले लेक्चर में डायनेमिक्स में ये सब पूरा बात लिखवाएंगे कि सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, उसके स्टेप्स होते हैं। ये 3 एक्सिस हैं, ये तीनों एक्सिस का नाम मैं बता दे रहा हूं। इसको बोलते हैं रेडियल एक्सिस, क्या बोलते हैं, रेडियल। इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सिस, और इसको बोलते हैं एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन का प्लेन है, उसके ये परपेंडिकुलर है। रेडियल एक्सिस में हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। जो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखते हैं किस एक्सिस में लिखते हैं, रेडियल एक्सिस में। टेंजेंशियल एक्सिस में हम लोग नेट फोर्स 0 कहते हैं अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तब टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन इसी में लिखते हैं। और ये वाला जो एक्सिस है, जो प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन है, इसमें हमेशा नेट फोर्स 0 होता है। कैसा भी सर्कुलर मोशन हो, इस वाले एक्सिस में नेट फोर्स 0 होता है, क्योंकि अगर इस वाले एक्सिस में नेट फोर्स हो गया तो फिर ये सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा। मान लो ऊपर फोर्स ज्यादा हो गया तो ये धीरे धीरे ऊपर होते जाएगा, उसको हेलिकल मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पढ़ना है भी, और मैं ही पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक्स में। जब हम लोग 12th क्लास में मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां यही डायग्राम फिर से बनाएंगे और बोलेंगे देखो ये चेयर याद है ना, 3 टांग वाला चेयर, तो उसमें दिखाएंगे हेलिकल मोशन। ये यूं करके ऐसे देखो राइज करते जाएगा, इसको हेलिक्स कहते हैं। थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिखाया है, फीलिंग आ रहा है थोड़ा, राइज किया देखो यहाँ पे, ठीक है। तो और अच्छे से डायग्राम में हेलिकल मोशन लोग पढ़ेंगे तो वो भी केस हो सकता है। लेकिन यहाँ जो नॉर्मल सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में ये वाला एक्सिस में फोर्स क्या होता है, हमेशा बैलेंस होता है, कैसा भी सर्कुलर मोशन हो। डायनेमिक्स में पढ़ेंगे, मतलब अगले लेक्चर में सारी बात को चर्चा करेंगे। अभी बस बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं, काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं। और पता है सर्कुलर मोशन ऐसे पढ़ने का एक फायदा और है कि आपको चीजें रिवाइज होते जाएगी, सारी चीजें जितना काइनेमेटिक्स में पढ़े थे वो भी एक बार मिल गया सारा कुछ, जितना लॉज ऑफ मोशन में पढ़े हैं, एफबीडी बनाने, फ्रिक्शन वगैरह सब अगले क्लास में मिल जाएगा। स्प्रिंग फोर्स वापस से रिवाइज हो जाएगा, टेंशन सब कुछ वापस से रिवाइज हो जाएगा। और जो वर्क पर एनर्जी आप लोग भूल रहे होंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, वापस से वो वर्टिकल सर्कल मिल जाएगा। तो सर्कुलर मोशन पढ़ने का ये भी फायदा है एक साथ पढ़ने का। खैर लिखिए इतना जल्दी से। चलिए देखिए, सीपीपी के ये 2 सवाल करने और फिर एक पॉइंट जो मुझे बताना था उस पर बेस्ड ये सवाल है। तो देख ले एक बार सवाल। अ व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर, एक व्हील है उसका रेडियस कितना है, 2 मीटर है। तो आर का वैल्यू दिया हुआ है एंड इट इज मेकिंग 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब क्या दिया हुआ है, आरपीएम। ये आरपीएम, आरपीएम को हम लोग किससे लिखते थे, कैपिटल एन से, और इससे हम लोग का ओमेगा आता है, कितना होता है 2 पाई n बाय 60। तो 2 पाई इंटू n का वैल्यू तो 60 है, 60 बाय 60 कट गया, ये कितना हो जाएगा ओमेगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। और आपसे पूछा है कैलकुलेट लीनियर वेलोसिटी, तो v इज इक्वल्स टू, और ओमेगा कितना है 2 पाई और रेडियस कितना है 2, तो 4 पाई मीटर पर सेकेंड, मतलब 4 इंटू 3.14, 12.56 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है, एक बॉडी है उसका मास कितना है 1.5 kg, इट इज मेकिंग 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मतलब ये क्या दिया हुआ है, आरपीएस दिया हुआ है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इसको एन से लिखते हो, कितना दिया हुआ है 2, तो ओमेगा कितना हो जाता है 2 पाई एन, मतलब 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये दिया हुआ है ओमेगा। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.25 मीटर, रेडियस दिया हुआ है। कैलकुलेट लीनियर वेलोसिटी, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, मतलब 4 पाई इंटू आर का वैल्यू ये 1/4 है,
मतलब पाई मतलब 3.14 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर एक्सलेशन, क्या फॉर्मूला सेंटीमीटर एक्सलेशन का? v स्क्वायर बाय r। तो v स्क्वायर, v तो पाई है, पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 बाय रेडियस कितना है मतलब 1/4, तो 4 ऊपर 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर फोर्स, मास इनटू सेंटीमीटर एक्सलेशन, तो मास कितना दिया 1.5 और सेंटीमीटर एक्सलेशन 40 मतलब 60 न्यूटन। कितना हो जाएगा 60 न्यूटन। अब एक पॉइंट समझिए, एक हम जो अलग से क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, कभी कभी क्या होगा कि कोई पार्टिकल के बारे में दिखाएगा कि किसी इंस्टेंट पे कोई पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है, ये वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन पूछा जा सकता है आपसे ऐसे कि इस इंस्टेंट पर अगर हम लोग सेंटर इमेजिन करें O है, कितना सेंटर इमेजिन करें O है, तो इस इंस्टेंट पर इस पार्टिकल का O के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा या एंगुलर स्पीड, मतलब ओमेगा पूछेगा आपसे, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, ओमेगा क्या होगा ये बताइए। अब अगर ये डायरेक्ट सर्कुलर मोशन जैसा होता तब तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर करके निकाल लेते, लेकिन यहां पे समझना पड़ेगा कि v इक्वल्स टू ओमेगा आर का कॉन्सेप्ट होता क्या है सही से। तो यहां पे ये सर्कुलर मोशन तो एग्जीक्यूट कर नहीं रहा है, लेकिन अगर हम लोग सर्कल बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ये O क्या हो गया सेंटर। अच्छा यहाँ पे एक डेटा और दिया हुआ है कि ये वाला जो लेंथ है वो 5 मीटर, ये वाला लेंथ कितना दिया हुआ है 5 मीटर, तो ये वाला लेंथ क्या हो गया रेडियस के बराबर। इसको आप रेडियस समझिए, जहां पे पार्टिकल है, पार्टिकल तो सर्कुलर पाथ पे चलता है, तो पार्टिकल से सेंटर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा रेडियस ही ना। भाई ये सर्कुलर मोशन है, ये सेंटर है, कहीं भी पार्टिकल कहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, सर्कमफ्रेंस में रहेगा ना, तो कहीं पर भी पार्टिकल को सेंटर से मिलाएंगे तो क्या बनेगा रेडियस, मतलब ये क्या होगा रेडियस। और इसको सेंटर इसको रेडियस मानते हुए प्रोटेक्टर से ऐसे हमने नहीं समझ सकते कि ये सर्कुलर मोशन होगा ऐसे, बोलो पक्का, क्या था कोई दिक्कत। मतलब इस पॉइंट पर हम लोग दो लाइन बना लेते हैं, एक तो टेंजेंशियल, इसको लाइन को क्या बोलेंगे टेंजेंट, और इस लाइन को क्या बोलेंगे रेडियल, कहेंगे ना जी, जो रेडियस के लॉन्ग है, और वेलोसिटी इन दोनों में नहीं है। तो अगर ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता तो वेलोसिटी किधर होता, रेडियल में कि टेंजेंशियल में, बोलो टेंजेंशियल में होता ना, तो वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट लिखिए, मतलब इस v का इधर की तरफ कंपोनेंट लिखना होगा हम लोग को, इस v का इधर की तरफ कंपोनेंट लिखना होगा। कैसे लिखेंगे देखिएगा, ये एंगल थीटा है, ये 90, तो ये एंगल कितना ना, अच्छा डायरेक्ट ऐसे करेंगे, ये तो थीटा है तो ये वाला एंगल नहीं, ये थीटा है 90, तो ये वाला एंगल कितना 90 माइनस थीटा, ठीक है, और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, बोलो, और ये रेडियस और ये टेंजेंट बीच का पूरा एंगल 90, तो ये ले गया 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना, तो ये जो वेलोसिटी v है उसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा v cos थीटा। ये जो वेलोसिटी है ये उसका सर्कुलर मोशन अगर एग्जीक्यूट करता तो वेलोसिटी, और रेडियस तो जानते हैं, तो ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा r, v इज इक्वल्स टू, तो v कौन सा लेंगे v cos थीटा वाला, ये क्यों लेंगे समझ में आया पक्का। कुछ लोग इसको v परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, v परपेंडिकुलर, मतलब देखो ये वाला रेडियस के परपेंडिकुलर है ना, इसलिए इसको बोलते हैं v परपेंडिकुलर। तो कहीं लिखा है v परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू ओमेगा r, v परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे v परपेंडिकुलर कितना है v cos थीटा, v का वैल्यू 10 और cos 37 4/5 इज इक्वल्स टू ओमेगा, तो निकालना है रेडियस का वैल्यू 5, तो 5 से ये 10 कटा 2 बार में 8/5 1.6 रेडियन पर सेकंड। एक बार फिर से बता रहा हूं क्या किया हम लोगों ने, वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, वो सीधा सीधा चल रहा था ऐसे, लेकिन इस इंस्टेंट पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताइए सेंटर के बाद, अगर ये इसको सेंटर माना जाए
तो इसका एंगुलर स्पीड कितना होता अगर ये इस इंस्टेंट पे सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता तो हम लोग क्या किए, पहले सेंटर से उस पार्टिकल को मिला दिए और बोले सेंटर से पार्टिकल को जो मिलता है लाइन बनता है उसे क्या बोलते हैं, रेडियस। फिर हम लोग इसको सेंटर, इसको रेडियस मान के सर्कल मान लिए। तो अगर ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो इसका वेलोसिटी किधर में होता है, टेंजेंट में कि रेडियस में, टेंजेंट। तो इसका इधर की तरफ कंपाउंड लिख दिए और वही वेलोसिटी वो v/r कर दिए तो ओमेगा आ गया। ठीक, इजी पीजी, पक्का, कोई दिक्कत है इसमें, लॉक कर दिया जाए। इस पे बेस्ड एक सवाल है आपके आईआईटी के बच्चों के लिए, है सिर्फ नीट वालों के लिए नहीं है। नीट वालों को बस इतना पूछा सकता है, अगर पूछा गया तो वो भी बहुत टफ सवाल होगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है, ये आसान है। लेकिन आपके आईआईटी के पैकेज में क्वेश्चन नंबर 25 है, पैकेज का सीपीपी नहीं, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है 25 नंबर। तो ये वाला सवाल मैं लिख दूं होमवर्क में कि आप लोग करके आएंगे, ढूंढ लेंगे, लिख ही दे। चलिए मैं लिख देता हूँ ये क्वेश्चन, पहले इसको लिखिए, फिर मैं क्वेश्चन लिख दूंगा जल्दी से, वो होमवर्क में रहेगा, फिर आप लोग करके आएंगे। चलिए मैं ये सवाल लिख देता हूं यहाँ पे, और ये आईआईटी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इससे समझ पाए कि देखो सर्कुलर मोशन में अभी तक जितना पढ़े वो बहुत आसान है आईआईटी के लिए, और आईआईटी नहीं चाहता है कि हम ऐसा सवाल पूछें। तो उसने कैसे पूछा है, देखिए कि एक एरोप्लेन है इस तरह से, ये एरोप्लेन इस तरह से उड़ रहा है h हाइट पर, ये ग्राउंड है और ग्राउंड से कितना हाइट पे उड़ रहा है एरोप्लेन, h हाइट पर, v स्पीड। तो इसको ऐसे दिखा दिए, ये क्या है, एरोप्लेन। और इस इंस्टेंट पर एक रडार है जो कि यहां से यूं करके यहां पे वो रडार है, ये रडार देख रहा है उसको, और ये वाला एंगल इस इंस्टेंट पे थीटा है, इसका स्पीड ये v है इस लाइन में से। तो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं स्टेटमेंट पूरा, अ radar observes an aeroplane a radar observes an aeroplane moving horizontally with v, full stop. Find ratio of angular acceleration to angular velocity of aeroplane with respect to radar, ये निकालना है। और चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है v/h sin स्क्वायर थीटा, दूसरा है v/h cos 2 थीटा, तीसरा है v/h cos स्क्वायर थीटा, और चौथा ऑप्शन है v/h sin 2 थीटा। ये सवाल है, इसको बना के आएंगे आप लोग, क्यों बता दूं, बना के आएंगे। चलिए ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग ये वाला सवाल डिस्कस करेंगे और उसी के साथ काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन समाप्त होता है। एक टॉपिक और है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो मैं आगे करा दूंगा वर्क पावर एनर्जी वाले पोर्शन में, क्योंकि वो पैकेज के उसी पार्ट में है। ठीक है, तो इतनी बातें काफी है सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स के लिए। अगली क्लास से हम लोग डायनेमिक्स शुरू करेंगे, ये क्वेश्चन करा देंगे और डायनेमिक्स बताएंगे। सो दिस इज इट फॉर द डे, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।